आज की कहानी। गोनू झा की कुश्ती। एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। वह 7 फुट ऊंचा, भारी डीडौल वाला, मजबूत शरीर वाला पहलवान था, जिसकी बाहों की मछलियां देखते ही बनती थी। मिथिला नरेश कला के बहुत प्रेमी थे। पहलवान को दरबार में बड़े आदर के साथ लाया गया। महाराज ने उसका स्वागत किया। मिथिला नरेश, पहलवान गर्वीली वाली में बोला, मैं दिल्ली से आया हूं और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। दिल्ली में मेरे मुकाबले का कोई भी पहलवान नहीं है। मैं आसपास के राज्यों के सभी पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ चुका हूं और अब मिथिला आया हूं। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक से बढ़कर एक मल्ल है। तनिक मैं भी तो देखूं कि मुझे कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। मल्ल ज्वाला सिंह, हमें यह जानकर तो खुशी हुआ कि तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड है। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि संसार में हर कला का एक से बड़ा एक मर्मज्ञ पाया जाता है। मिथिला नरेश ने कहा, महाराज, द्वंद्वकला में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे पराजित कर सके। ज्वाला सिंह बोला, अवश्य ऐसी ही बात होगी, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम कभी भी पराजित नहीं हो सकते। मुझे तो यही लगता है। फिर ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में तुम्हारी भुजाओं की शक्ति और पैतरों का आकलन होगा, मिथिला नरेश ने कहा। और अगले दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरज रहा था। मिथिला के कई मल्ल उससे द्वंद्व युद्ध को तैयार थे। राजा के आते ही पहली कुश्ती शुरू हो गई। ज्वाला सिंह वास्तव में गजब का पहलवान था। उसने क्षण भर में प्रतिद्वंदी को चित कर दिया और उसके बाद तो मिथिला के 4 और पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अब मिथिला का सम्मान खतरे में था। राजा चिंतित थे। उसे दिन ज्वाला सिंह को राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बनाकर भांति भांति का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और भी गजब हुआ। मिथिला का कोई भी मल्ल ज्वाला सिंह से भिड़ने को तैयार ही नहीं था। अब महाराज समझ गए कि मिथिला का सम्मान कोई नहीं बचा सकेगा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वह सब दरबारियों की तरफ देखने लगे। क्या मिथिला में कोई ऐसा मल्ल नहीं जो ज्वाला सिंह के दर्प को चूर चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्लों को व्यर्थ ही घी दूध आदि खिलाया है? इस प्रकार तो मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में गोनू झा भी थे। उन्हें महाराज की उदासी देखकर अच्छा नहीं लगा। अब उन्हें कुछ सोचना होगा। महाराज, मैं ज्वाला सिंह से मल्लयुद्ध करूंगा। गोनू झा गरजकर बोले, यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था। प्रतिद्वंद्वी के हाथ पैर टूट जाते थे। तब घर वालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में मानवहत्या की रेखा है, जो कभी लड़ते भिड़ते मेरे हाथों होगी। इसलिए मैं द्वंद्व नहीं करता, पर आज बात मिथिला के सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा। ज्वाला सिंह भौंचक्का सा उस कमजोर से आदमी को देख रहा था जो इतनी गरज के साथ चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा बुद्धि का कोई प्रयोग करके उस पहलवान का गर्व चूर करना चाहता है। हाँ भाई ज्वाला सिंह, गोनू झा बोले, कुश्ती के तो विद्वान हो और सैकड़ों कुश्तियां जीती भी होगी। कुश्ती की सरगम तो जानते होंगे। सरगम? ज्वाला सिंह अचकचाया। अरे सरगम नहीं जानते कुश्ती की? कैसे पहलवान हो? जानता हूं न, सब जानता हूं, ज्वाला सिंह को कहना पड़ा। भरे दरबार में वह कैसे कह देता कि वह मल्ल होकर भी कुश्ती की सरगम नहीं जानता। होती होगी कोई ऐसी चीज। उसे क्या उठाकर दे मारेगा? तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्रुत लय और पटक ताल से होगी, साथ ही काल भैरव राग में होगी। गोनू झा बोले। ज्वाला सिंह ने सहमति में सिर तो हिला दिया, पर उसका दिल लरच उठा। उसने आज तक उस तरीके से कुश्ती न लड़ी थी जिस तरीके से उसका प्रतिद्वंद्वी बता रहा था, वह तो एक भी न जानता था। ज्वाला सिंह इसी उधेड़बुन में था।
रात्रि का भोजन करने के बाद आराम कर रहा था कि दरबारी बोला, कल तो वास्तव में मजा आ जाएगा। असली कुश्ती तो कल ही देखने को मिलेगी। गोनू झा पटक ताल में जरा कच्चे हैं, पर द्रुत लय में उनका जवाब नहीं। आप पलक भी न झपकेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी। क्या गजब का पैंतरा है उनका। ज्वाला सिंह ने होंठों पर जुबान फिराई। आपने कहाँ सीखी यह मल्ल विद्या? दरबारी ने पूछा। दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में दाम व पेंच तो सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय ताल का पता न चले तो क्या सीखा। गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद हैं, और काल भैरव तो आप खुद जानते हैं बड़े ही क्रोधी मल्ल है। ज्वाला सिंह को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब मुझे आराम करने दो, वह दरबारी से बोला। प्रातः जल्दी जागना है। दरबारी हंसता हुआ वहां से चला गया। सुबह अखाड़े में गोनू झा शेर की भांति गरज रहे थे। चारों तरफ भीड़ का कोलाहल था। मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे, पर दिल्ली के पहलवान ज्वाला सिंह का कहीं अतापता नहीं था। सारे मिथिला में खोजने पर भी वह कहीं नहीं मिला। महाराज समझ गए कि गोनू झा को विजेता घोषित कर दिया गया और ढेरों पुरस्कारों से नवाजा गया। महाराज के पूछने पर गोनू झा ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने ज्वाला सिंह को सुर, लय, ताल की उलझन में तो डाल ही दिया था। रात को एक विश्वस्त दरबारी द्वारा उसे इतना भयभीत कर दिया गया कि उसने भाग जाने में ही भलाई समझी। महाराज प्रसन्न हो गए। मिथिला का सम्मान जो बच गया था। कहानी गोनू झा का शास्त्रार्थ। मिथिला के राज दरबार में एक दिन काशी से पढ़कर एक विद्वान आया। मिथिला नरेश ने उसका समुचित स्वागत किया और उसे आसन दिया। विप्रश्रेष्ठ, राजा ने कहा, आप जैसे विद्वान के चरण हमारे राज्य में पड़े, यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कुछ दिन हमारे आतिथ्य स्वीकार करें और अपने ज्ञान से हमें और हमारी प्रजा को लाभान्वित करें। राजन विद्वान ब्राह्मण बोला, मैं काशी के प्रसिद्ध गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त हूँ। समस्त वेद, शास्त्र और पुराण मुझे कंठस्थ हैं। इस समय मैं एक विशेष प्रयोजन से यात्रा पर हूँ। यात्रा विद्वानों के ज्ञान प्रसार का माध्यम होता है शास्त्री जी, परंतु प्रत्येक यात्रा पड़ाव भी चाहती है। आप कुछ दिन हमें भी सेवा का अवसर दें। इससे पूर्व आप मेरा प्रयोजन जान ले महाराज। बताइए विप्रश्रेष्ठ, मैं काशी से पूर्ण शिक्षित होकर निकला तो मुझे मार्ग में एक कथावाचक विद्वान सभा के बीच ग्राम चर्चा करते मिले। मैंने उनसे 3 प्रश्न कर डाले। ज्ञान तो उनका सीमित था ही, क्रोध में उनसे एक का भी जवाब न दिया गया। वह लज्जित होकर भरी सभा में क्रोधित हो उठे और बोले, हे विद्वान, मैंने माना कि आपके पास ज्ञान का प्रचुर भंडार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक विद्वान हैं। जिस दिन आपको स्वयं से उत्तम मिलेगा, उस दिन आपका ज्ञान बगले झांकता नजर आएगा। शास्त्री ने बताया। विप्रवर, उस कथावाचक की यह बात तो सत्य है कि संसार में एक से एक उच्च कोटि का विद्वान है। राजा ने कहा, परंतु मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैंने समस्त शिक्षाएं पूर्ण की हैं और मैं पूर्ण विद्वान हूँ। मेरे समकक्ष विद्वान हो सकते हैं, परंतु मुझसे अधिक विद्वान कोई नहीं मिलेगा। शास्त्री अहंकार से बोला, और मेरी यह यात्रा उसी विद्वान की खोज में है। मैं घोषणा करता हूँ कि जो विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, मैं उसका शिष्य हो जाऊंगा, अन्यथा उसे मेरा शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। आप कैसे विद्वान का शिष्य बनना भी सौभाग्य होगा। राजन, मैं समस्त मिथिला राज्य के विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए ललकार रहा हूँ। यदि मैं पराजित हो जाऊं तो मिथिला नरेश का दास बनकर रहूंगा, और यदि मैं विजयी रहा तो मिथिला का सर्वोच्च सम्मान मुझे मिलेगा। विप्रवर, आप ज्ञान के अहंकार में हैं। अहंकार विद्वानों को शोभा नहीं देता। ज्ञान का प्रदर्शन ही विद्वान की शोभा है। क्या मिथिला राज्य विद्वानों से विहीन है? क्या मेरी चुनौती स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं है? अब तो मिथिला नरेश भी क्रोधित हो उठे। उन्हें अपने राज्य के विद्वानों पर विश्वास था। चुनौती स्वीकार कर ली गई। शास्त्रार्थ शुरू हो गया। दरबार में उपस्थित विद्वान बारी बारी से शास्त्री से भिड़े, पर शास्त्री के ज्ञान के समक्ष कोई न टिका।
अब तो महाराज को भी चिंता सताने लगी कि वास्तव में मिथिला में कोई ऐसा विद्वान नहीं जो उस गर्विले शास्त्री को पराजित कर सके। और दूसरे दिन भी शास्त्री को कोई पराजित न कर पाया। फिर तो महाराज ने सारे राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी उस शास्त्री को पराजित करेगा उसे भरपूर पुरस्कार सहित दरबार में विशिष्ट पद प्राप्त होगा। बात गोनू झा के गांव में भी पहुंच गई। भाई, हमारे गांव के विद्वान तो गोनू झा हैं। इन पर मां काली की विशेष कृपा है। यही उस शास्त्री को हराकर मिथिला का सम्मान बचा सकते हैं। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। गांव के एक वृद्ध ने कहा, अरे हाँ, गोनू झा ने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा। दूसरे ने कहा, और वह शास्त्री काशी से पढ़कर आया है। दाल नहीं गलेगी। कैसी बात करते हो, गोनू झा का ज्ञान किताबी नहीं है। वह तो मां काली की कृपा से जन्मजात विद्वान हैं। देख लेना, गोनू झा यदि शास्त्री से भिड़े तो शास्त्री की बोलती बंद हो जाएगी। भेज दो उसे। फिर सारा गांव मिलकर गोनू झा के घर पहुंचा। काका, कहाँ काशी का विद्वान और कहाँ मैं? गोनू झा ने कहा। गोनू बेटा, हमारा विश्वास कहता है कि तुम अवश्य ही जीत जाओगे। और वैसे भी मिथिला का सम्मान संकट में है। तुम्हें आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती की कृपा से यह तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। ठीक है काका, यदि आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही होगा। मैं आज ही मिथिला जा रहा हूँ। गोनू झा ने कहा और तैयारी शुरू कर दी। फिर वह मिथिला चल पड़े। 2 दिन के सफर के बाद मिथिला जा पहुंचे और राजमहल के सामने जा डटे। उन्होंने पहरेदार को अपने पधारने का प्रयोजन बताया। भैया, पहरेदार निराश से बोला, वह शास्त्री बड़ा विद्वान है और लगता है कि मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि विद्वानों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसी बात मत सोचो मिथिला भाई। मिथिला ज्ञान की भूमि है। वह शास्त्री यहाँ से पराजित होकर ही लौटेगा। माँ धरती पे विश्वास रखो। भाई, हमारे महाराज इन दिनों बड़ी चिंता में हैं। महाराज से जाकर कहो कि मुझे शास्त्रार्थ की आज्ञा दें। पहरेदार ने उसे वहीं रोका और दरबार में सूचना भेजी। गोनू झा को अंदर भेजा गया। अभी अभी शास्त्री ने एक विद्वान को पराजित किया था और अपनी जीत पर बड़े ही मोहक ढंग से मुस्कुरा रहा था। गोनू झा अभी अभी पहुंचे थे। महाराज की जय हो, मेरा नाम गोनू झा है। मैं आपकी प्रजा का एक हिस्सा हूँ। आपकी कृपा से मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है और उसी ज्ञान के विश्वास पर मैं इन परम विद्वान ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करने की आज्ञा चाहता हूँ। राजा ने साधारण वेशभूषा वाले देहाती को देखा और धीरे से स्वीकृति दे दी। उन्हें नहीं लगता था कि यह साधारण देहाती भी कुछ कर पाएगा। गोनू झा शास्त्री के सामने वाले आसन पर जमकर बैठ गए। शास्त्री महाराज मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उपहास का भाव था, जैसे कह रहे हों कि यह मुँह और मसूर की दाल। तो शास्त्री जी, आप है वो प्रकांड विद्वान जो मिथिला को शस्त्रों से नहीं शास्त्रों से पराजित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। गोनू झा बोले। शास्त्री जी हड़बड़ाए। अभी तक किसी ने एक प्रकार की भेदभरी बात उनसे कही जो न थी। स्वयं मिथिला नरेश भी सचेत हो गए और एक हल्की सी आशा की किरण उनके मुख पर चमकी। शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाओ जवान। शास्त्री तिलमिलाया। मैं तो तैयार हूँ भगवन। गोनू झा मुस्कुराए। तो फिर मैं प्रश्न करूं? विद्वान महोदय। गोनू झा बोले, आप तो 4 दिन से प्रश्न ही कर रहे हैं। विद्वान केवल प्रश्न ही नहीं करते बल्कि उत्तर भी देते हैं। इस बार तो शास्त्री और भी हड़बड़ा गए। मिथिला नरेश अनायास ही ताली बजा उठे। उस देहाती ने शास्त्री को विचलित कर दिया था। तुम्हारा क्या अभिप्राय है? शास्त्री ने पूछा। महोदय, मैं आपसे प्रश्न करने की आज्ञा चाहता हूँ। इसमें आज्ञा कैसी? महाराज ने बीच में कहा। शास्त्रार्थ में प्रश्न और उत्तर ही तो होते हैं। तुम अपने प्रश्न करो। शास्त्री जी प्रकांड विद्वान है, इन्होंने समस्त वेद और शास्त्र पढ़े हैं। अब शास्त्री जी शंकित हो उठे। अभी तक उन्होंने प्रश्न ही किए थे। आज पहली बार उनके सामने प्रश्नकर्ता आया था। जाने कैसे प्रश्न करेगा। है तो महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि बुद्धि का प्रकाट्य कहाँ है? साधारण और बचकाना प्रश्न है। मस्तिष्क से बुद्धि प्रकट होती है। शास्त्री से आराम से कहा। नहीं महाराज, बुद्धि का प्रकाट्य होठों से होता है। गोनू झा बोले, यदि होंठ न खुले तो बुद्धि का प्रकटन कैसे होगा?
दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शास्त्री जी का मुंह उतर गया। देहाती का प्रश्न और उत्तर दोनों ही सटीक थे। महाराज ने गर्व से गोनू झा की ओर देखा। महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि बुद्धि का आहार क्या है? शास्त्री जी चकरा गए। बुद्धि कब से खाने लगी? यह क्या बेतुका प्रश्न है? बुद्धि के पेट ही कहाँ होता है? शास्त्री झल्लाया। नहीं महोदय, फिर भी बुद्धि समय को खाती है। समय ही बुद्धि का आहार होता है। आप 4 दिन से बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या बुद्धि ने 4 दिन का समय नहीं खाया? गोनू झा बोले। सभा एक बार फिर करतल ध्वनि कर उठी। शास्त्री का मुंह देखने लायक था। प्रश्नकर्ता साधारण दिखता था, प्रश्न असाधारण थे। अब मेरा अंतिम प्रश्न है कि मेरी बुद्धि का मूल्य क्या है? गोनू झा अंतिम प्रश्न कर दिए। शास्त्री जी चकराकर अपना सर खुजलाने लगे। इससे स्पष्ट था कि उस प्रश्न का भी कोई उत्तर उनके पास नहीं था। बुद्धि का कोई मूल्य कैसे आंक सकता है, और वह भी किसी और की बुद्धि का? महाराज, आज्ञा हो तो मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर दरबार के साधारण से दरबारी से दिलवाऊं, ताकि शास्त्री जी को यह भ्रम न रहे कि मिथिला राज्य में विद्वता की कोई कमी है। अति उत्तम। राजा प्रसन्न हो उठे। आज्ञा है। गोनू झा ने वही प्रश्न एक साधारण दरबारी से किया। महाराज, इनकी बुद्धि का मूल्य तो आज बच्चा बच्चा जानता है। दरबारी ने कहा, इन्होंने अपनी बुद्धि से शास्त्री जी का यह भ्रम तोड़ दिया कि इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। अब यह विजेता हैं और विजय का मूल्य ढेर सारे पुरस्कार और दरबार में विशिष्ट पद के रूप में इन्हें प्राप्त होगा। अवश्य अवश्य। वाह युवक, तुम वाकई विद्वान ही नहीं चतुर भी हो। हम आज से तुम्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त करते हैं, और जो भी पुरस्कार चाहो मिलेगा। राजा ने प्रसन्न हो कहा। उधर शास्त्री जी उठकर अपना पोथी पत्रा समेटकर चलने को हुए तो गोनू झा ने हाथ जोड़कर मार्ग रोका। शास्त्री जी, आप परम विद्वान हैं। मुझे यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं कि मैंने ज्ञान से नहीं, तुक्के से आपको पराजित किया है। अतः आप मन में ग्लानि न रखे। आप हमारे पूज्य हैं। शास्त्री जी की आंखें खुल गई। गोनू झा विद्वान भी थे और सज्जन हृदय भी उनका गर्व चूर चूर हो गया। गोनू झा मिथिला दरबार के सम्मानित पद पर आसीन हुए। उन्हें महाराज ने यह भी सुविधा प्रदान की कि वह जब चाहे दरबार आ सकते हैं, और ढेर सारा पुरस्कार लेकर गोनू झा वापस अपने गांव आ गए। गोनू झा की कहानियां 15वीं सदी के मिथिला के बुद्धिमान कवि पंडित गुणानंद झा से जुड़ी हैं। गोनू झा का जन्म दरभंगा जिले के भरौरा गांव में हुआ था। वह एक गरीब किसान परिवार से थे। धर्मांधता और रूढ़िवादिता के दौर में बड़े जमींदार राजा कहलाते थे। दरबारियों के हाथ में शासन से प्रजा त्रस्त थी। गोनू झा ने चापलूस दरबारियों के चंगुल से प्रजा को बचाने में अहम भूमिका निभाई। त्रस्त लोग अपनी समस्याओं से गोनू झा को अवगत कराते थे। गोनू झा बड़ी से बड़ी समस्या का अपनी हाजिर जवाबी और प्रखर प्रतिभा के साथ समाधान निकाल लेते थे। चलिए सुनते हैं गोनू झा की एक कहानी। मुफ्त के मजदूर। गोनू झा के कारनामों से उनके कुछ विरोधी भी पैदा हो गए थे। यह विरोधी दल, जिसका नेता घुरिया नाम का आदमी था, असल में वो चोर उचक्कों की प्रवृत्ति का था। मेहनत से जी चुराने वाले घुरिया ने गांव के 8-10 आदमियों को अपने साथ इस गलत राह पर डाल दिया था। कई कई प्रकार की बुरी आदतों का शिकार यह दल चोरी करने में बड़ा ही प्रवीण था। एक बार गांव में बरसात न हुई तो खेती का काम ढीला पड़ गया। लोग बाग भगवान से मनौती मांग रहे थे कि बरसात हो। आखिर बरसात हुई और जमकर हुई। अब तो किसान खेतों में जुट गए। एक साथ सबका काम शुरू हुआ तो मजदूरों का अकाल सा पड़ गया। मजदूरों ने भी मौका जानकर मजदूरी बढ़ा दी। गोनू झा को भी अपने खेत की खुदाई करानी थी ताकि बीज बोया जा सके। पर मजदूर तो ढूंढे न मिलते थे। जो मिलते थे वह इतना अधिक मांगते कि चुप रह जाना पड़ता। गोनू झा भी परेशान थे कि कैसे खेत की खुदाई हो। जमीन में अभी तो नमी थी, नमी जाने के बाद तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। आखिर उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करने का विचार किया और जल्दी से अपने मित्र फेरन मिश्र के पास पहुंचे। आओ गोनू झा, मिश्रा जी बड़े प्रसन्न हुए। कैसे याद आ गई? आवश्यकता आ पड़ी, और बिना आवश्यकता के कौन कहा जाता है।
खेत खोदने को मजदूर नहीं मिल रहे। गोनू झा बोले, अब भई हमसे तो कुदाल चलाई नहीं जाएगी, वरना हम जरूर चलते। आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। आदेश करो। बस एक अफवाह फैला दीजिए कि गोनू झा की कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। उससे क्या होगा? बस फिर सब कुछ हो जाएगा। आपकी इतनी कृपा से ही सब सिद्ध हो जाएगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गोनू झा धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। मिश्रा जी ने अपना काम कर दिया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि शीघ्र ही गोनू झा को कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। और उसी रात गोनू झा के घर से कुदाल चलने की आवाज आने लगी। चारों के मुखिया घुरिया ने भी यह अफवाह सुन ली थी। वह अपनी उत्कंठा न रोक पाया। उसने गोनू झा के घर से कुदालों के चलने की आवाजें सुनी तो चोरी छिपे जा पहुंचा। वह देखना चाहता था कि गोनू झा के घर में खजाना मिलता है या नहीं। वह छुपा हुआ था। आधी रात तक कुदाल चलने की आवाज आनी बंद हो गई। आप क्या कर रहे हैं? गोनू झा की पत्नी की आवाज आई। खजाना ढूंढ रहा हूं। सारा घर खोद लिया पर कुछ नहीं मिला। गोनू झा की हाफती आवाज आई, पर मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते। खजाना तो अवश्य ही है, पर कहाँ है? घर में तो है नहीं। खेतों में हो सकता है। अब आई बात समझ में। मेरी माँ कहती भी थी कि हमारे खेत सोने की खान हैं। अब कल से वहीं 20 मजदूर लगाता हूं। देख लेना जल्दी ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। तो अब आराम करो। घर तो आपने सारा खोद फेंका। ठीक, सवेरे से काम शुरू करता हूं। घुरिया चोर समझ गया कि गोनू झा थक जाने के कारण खेत अभी नहीं खोद पा रहा, वरना खजाना आज ही निकालने को आतुर था। आधी रात हो रही थी। घुरिया सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें जगाया। आज बड़े माल की खबर है और तुम सो रहे हो, घुरिया बोला। क्या खबर है? गोनू झा खजाना खोद रहा है। मिश्रा जी ने बताया है। झूठ तो है नहीं। गोनू झा बहुत चतुर आदमी है। वह आज अपने घर को खोद रहा है। अकारण तो वह घर खोदने वाला नहीं था। यह बात तो है। वह बहुत होशियार आदमी है। उसे घर में तो खजाना नहीं मिला। कल वह खेतों में मजदूर लगाकर खुदाई करेगा। उसकी माँ उसे संकेत करके भी गई है कि खजाना उसके खेत में ही है। घुरिया ने कहा, गुरु फिर तो मजा आ जाएगा। गोनू झा खजाना अपने घर लाएगा और हम किसी रात उड़ा लेंगे। मूर्ख हुआ है। घुरिया बोला, हमें खजाना आज ही हड़पना होगा। आज? आज कहाँ मिला है गोनू झा को? अबे अपने अपने घर से कुदाल लेकर आओ। मेरे साथ चलो। अभी एक पहर रात है। हम 8 लोग हैं। जब तक गोनू झा जागकर खेत पर पहुंचेगा तब तक तो हम माल बटोर लेंगे। यह अच्छा रहेगा गुरु। चोर मंडली हर्षित हो उठी। सुबह गोनू झा का चेहरा देखने लायक होगा। और तत्काल चोर मंडली अपने अपने घर से कुदाल लेकर आ गई और पहुंच गई गोनू झा के खेतों पर। उसके चेले खुदाई कर रहे थे। तू यहां खोद और यहां खोद, घुरिया कह रहा था। उस्ताद, तुम भी तो कुछ करो। खजाना मिलते ही सबसे पहले आगे दौड़ोगे, एक दोस्त ने कहा। घुरिया ने कुदाल संभाली और जुट गया। पौ फटने तक गोनू झा का सारा खेत खुदा पड़ा था। चोर मंडली पस्त होकर मेड़ पर बैठी थी। गुरु, कुछ भी हाथ नहीं लगा। हाँ यार, घुरिया पस्त भाव से बोला, लगता है खजाना गहरा है। गुरु चलो, यहां से कोई आ रहा है। घुरिया ने देखा। गांव की तरफ से कोई आ रहा था। गोनू झा ही होगा। चैन से न सोया होगा। भागो। थकेहारे सब भाग लिए। आने वाले गोनू झा ही थे। उन्होंने उन्हें भागते देख लिया था। गोनू झा मुस्कुराए। खेत पर आए तो देखा कि उनकी तरकीब काम कर गई थी। खेत बिजाई के लिए तैयार हो गया था।
उन्होंने घर अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया तो हंस हंस कर लोटपोट हो गई। उसके पति ने मुफ्त के मजदूरों से काम करा लिया था। कहानी गोनू झा की चतुराई। मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र परदेस आया था। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नजर दीवार पर लगे एक चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। मित्र बोला, कितने सुंदर खरबूजे हैं। वर्षों से खरबूजे खाने को क्या देखने को भी नहीं मिले। अगले दिन मित्र ने यही बात दरबार में दोहरा दी। मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती। सारे दरबारी, मंत्री, पुरोहित खरबूजे की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा। गांवों में भी जा पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसते कि इस सर्दी के मौसम में खरबूजे कहां। जब सब थक गए तो एक दरबारी ने व्यंग्य से कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा गोनू झा ही पूरी कर सकते हैं। सच है, इनके खेतों में इन दिनों भी बहुत सारे रसीले खरबूजे लगे हैं। मिथिला नरेश ने गोनू झा की तरफ देखा। नरेश की आज्ञा मानते हुए गोनू झा ने कुछ दिन का समय मांगा, फिर कुछ उपाय सोचते हुए दरबार से चले गए। कई दिन बीतने पर भी गोनू झा दरबार में नहीं आए। पुरोहित ने कहा, कहीं डरकर गोनू झा राज्य छोड़कर तो नहीं चले गए। एक सुबह जब मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे तो गोनू झा कई सेवकों के साथ आए। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों के साथ लाए टोकरे जमीन पर रख दिए। उसमें खरबूजे थे। यह देख नरेश खुश हो उठे। उनके मित्र ने कहा कि आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूं। मिथिला नरेश ने सेवकों से छुरी और थाली लाने को कहा तो गोनू झा बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से खरबूजे नहीं देखे, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। ये मिट्टी के बने हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गोनू झा की चतुराई पर दंग रह गए। गोनू झा की चतुराई पर मित्र भी जोर से हंसा। वाह गोनू झा, समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं, खा भी लिए। मिथिला नरेश ने गोनू झा को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम देते हुए उसको शाबाशी दी कि तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।